नमस्कार दोस्तों। तो यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हमने देखा पिछले 2-3 दिन से हिंदू में, एडिटोरियल्स में, एक्सप्रेस में, हर जगह एक चीज के ऊपर चर्चा बहुत ज्यादा चल रही है। जैसे आप एक ये आर्टिकल देख रहे हैं, ये 13 अप्रैल का आर्टिकल है और लगभग पिछले 3 दिन से हर दिन इस इशू के बारे में एक आर्टिकल आपको मिल रहा है। अब अगर आप ये इशू नहीं पढ़ते हैं, अब अगर डिलिमिटेशन के ऊपर बात चल रही है और डिलिमिटेशन हमें पता नहीं है और इसके एक्सरसाइज कैसे होती है हमें नहीं पता है, तो इसका मतलब दैट वी आर मिसिंग ऑन दिस इशू। और अगर हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एग्जाम में नहीं आएगा या इससे रिलेटेड कुछ नहीं आएगा, तो फिर ये हमारी बेवकूफ़ी होगी अगर नहीं पढ़ते हैं। तो इसीलिए जब कोई रिपीटेड थीम, कोई रिपीटेड आर्टिकल बार बार आ रहा है तो वो अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 13 अप्रैल का ये आर्टिकल है जो सोनिया गांधी जी ने लिखा, ये डिलिमिटेशन की बात कर रहा है और इसके साथ साथ वुमेन रिजर्वेशन की बात भी की जा रही है। फिर सारी विमेन्स जो हैं वो इसके ऊपर चर्चा करेंगी। ऑब्वियसली यहाँ पर बात विमेन रिजर्वेशन की हो रही है। तो कल अप्रैल 16 को एक और आर्टिकल आपको दिखाई दे रहा है जो विमेन रिजर्वेशन के ऊपर चर्चा कर रहा है कि विमेन रिजर्वेशन जो है डिलिमिटेशन का और विमेन रिजर्वेशन का बिल है उसको डीलिंक कर देना चाहिए। अभी हम इन सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा करेंगे। मैं आपको सिर्फ अभी आर्टिकल दिखा रहा हूँ, ये बृंदा करात ने लिखा है, बहुत ही फेमस नाम। अब देखिए क्या है कि लगातार पिछले 2-3 दिन से दो चीज़ों के ऊपर चर्चा हो रही है। सबसे पहली चीज़ तो फर्स्ट 131 यानी कि फर्स्ट 131वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ऊपर चर्चा हो रही है, जो कि कह रहा है, सिंपल सी बात उसमें यह कही जा रही है कि जो लोकसभा की सीट है जो अभी 543 है उसको हम ऐसा करते हैं कि बढ़ा करके 816 कर देते हैं। इतनी बात तो बहुत सीधी साफ बात है कि 543 सीट है उसको बढ़ा करके 816 कर देते हैं, ठीक है। लेकिन एक सवाल बहुत बड़ा ये खड़ा होता है कि जब यहां पर डिलिमिटेशन की बात चल रही है और उसके लिए 131वां संशोधन ले आया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर और सीट बढ़ाने की बात चल रही है, ये तो समझ में आ रहा है, सीधी सीधी बात है। लेकिन इसके साथ हम वुमेन रिजर्वेशन को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? व्हाई डू वी रिक्वायर टू डिस्कस वुमेन रिजर्वेशन विद दिस? और बृंदा करात जो ये अपना पूरा आर्टिकल लिख रही हैं द हिंदू के अंदर, उसमें ये इसकी बात क्यों कर रही हैं कि वुमेन रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन को अलग कर देना चाहिए या डीलिंग करके देखना चाहिए? तो आज ये पूरी कहानी को हम समझने की कोशिश करते हैं। पहले डिलिमिटेशन को समझते हैं और विमेन रिजर्वेशन को समझते हैं और उसके बाद इन दोनों को जोड़ करके और अलग करके दोनों करके देखते हैं कि एक्चुअल में इसका क्या कहानी बन रही है और इन दोनों की चर्चा साथ में क्यों हो रही है। और एक बात और, इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस इशू के ऊपर यानी कि डिलिमिटेशन और विमेन्स रिजर्वेशन के ऊपर कोई और वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। कंप्लीट पिक्चर हम यहां पर कवर कर देंगे। द होल आइडिया ऑफ दिस न्यू सीरीज इज, ये करंट बेस्ड सीरीज होगी जिसमें हम A to Z, जैसे हमने वुमेन रिजर्वेशन और डिलिमिटेशन का टॉपिक उठाया तो A to Z उसको कवर कर लेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन, किसी भी आर्टिकल, किसी भी प्रॉब्लम से कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? एक तो डिलिमिटेशन कैसे होता है, एक्सरसाइज क्या है, क्या पंगा क्या है, क्यों सीट बढ़ाने की बात हो रही है, पूरा इशू समझेंगे और उसके साथ विमेन रिजर्वेशन का भी इशू समझेंगे। अब आगे बढ़ने से पहले एक आज का ये नोटिफिकेशन देख लीजिए। ये 17 अप्रैल यानी कि आज का नोटिफिकेशन है। आज विमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 में जो पास हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि 1/3 यानी कि 1/3 सीट जो है वो लोकसभा के अंदर और स्टेट असेंबलीज के अंदर विमेन्स के लिए फिक्स कर दी जाएगी, यानी कि रिजर्व कर दी जाएगी, जो कि विमेन रिजर्वेशन की बात करता है। आज खबर ये आई कि इस विमेन रिजर्वेशन एक्ट जो कि 2023 में पास हो गया था, उसको आज ये लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब उसको आज ये लोग फोर्स में लेकर के आ रहे हैं। तो पहली चीज तो ये होती है कि जब एक्ट पास होता है तो डायरेक्टली हम ऐसा नहीं मान सकते कि वो एक्ट जो है उसको इंप्लीमेंट भी कर दिया गया है। इंप्लीमेंटेशन जो है उसका बाद में आता है, वो रूल्स आते हैं, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन होता है। तो विमेन रिजर्वेशन एक्ट पास तो 2023 में हो गया था, लेकिन आज गवर्नमेंट ने हमारे कहा कि ऐसा है कि इसको हम लोग अब इंप्लीमेंट कर देते हैं। और विपक्ष जो है, कांग्रेस बैठा हुआ है विपक्ष में, कांग्रेस कह रहा है कि बहुत ही बिजार स्टेप है, ये बहुत ही अजीब सी बात है। अब ये क्या, क्यों इसको अजीब सी बात कह रहे हैं, ये पूरी कहानी आपको आज इस वीडियो के अंत में समझ में आएगी कि कांग्रेस यहां पर क्यों अजीब सी बात इसको कह रहा है और इसका करने का भी कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ये आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। अब यहां पर आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ आर्टिकल्स को देखते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हमें देखना है आर्टिकल नंबर 81, यानी कि आर्टिकल 81 जो किसकी बात कर रहा है, जो यहां पर लोकसभा की सीट्स की बात कर रहा है।
ये कंपोजिशन ऑफ हाउस ऑफ पीपल, यानी कि लोकसभा में कितनी सीट्स होंगी उसकी ये चर्चा आर्टिकल 81 करता है। और ये आर्टिकल 81 कहता है दैट सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ 331 द हाउस ऑफ पीपल शैल कंसिस्ट ऑफ। ये आर्टिकल 81 बेसिकली कह रहा है कि हमारे देश में 530 members chosen by direct election from territorial constituencies in the states and not more than 20 members to represent the union territory chosen in such a manner as parliament may by law provide। यानी कि ये बेसिकली ये आर्टिकल कह रहा है कि भाई टोटल जो हमारे लोकसभा में है वो 543 सीटें होनी चाहिए, दोनों को ऐड करके, यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स दोनों की सीटें ऐड करके हम कह रहे हैं कि 543 टोटल सीट्स हमारे लोकसभा के अंदर होनी चाहिए। तो ये बात आर्टिकल 81 कहता है। अब यही आर्टिकल 81 अगर आप देखोगे तो ये आर्टिकल 81 अपने क्लॉज 2 में फॉर द पर्पस ऑफ सब क्लॉज ए एंड क्लॉज 1, यानी कि क्लॉज 2 के अंदर यही आर्टिकल 81 कह रहा है कि जो 543 सीट हम फिक्स कर रहे हैं ये किस बेसिस पे फिक्स कर रहे हैं, आखिर उसका कोई तो बेसिस होना चाहिए। भाई हमारे देश में जो 543 सीटें फिक्स की गई हैं, शुरुआत में तो 543 नहीं थी, ये 543 सीटें किस बेसिस पर सेट की जा रही हैं, तो यहां पर कर दिया कि ईच स्टेट अ नंबर ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ पीपल इन सच मैनर एज द रेशियो बिटवीन द नंबर एंड पॉपुलेशन ऑफ दैट स्टेट इज सो फार एज प्रैक्टिकेबल फॉर द सेम फॉर ऑल द स्टेट्स। इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो हमारे देश के अंदर आपने प्रियम्बल पढ़ा और उस प्रियम्बल के अंदर हमने आपसे चर्चा भी करी थी और मैंने आपसे बताया भी था कि उस प्रियम्बल के अंदर एक चीज कही गई कि पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए। जस्टिस कैसा होना चाहिए? पॉलिटिकल जस्टिस होना चाहिए। और पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब क्या है? पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब यह है कि हर आदमी का जो वोट है उसकी वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। सबसे पहली चीज तो यह है कि पर्सन्स के बीच में कोई भी आर्बिट्ररी डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई अमीर आदमी है तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही इलेक्शन में उसका वोट 3 बार काउंट हो रहा है, और कोई गरीब आदमी है तो उसी इलेक्शन में उसका वोट सिर्फ 1 बार काउंट हो रहा है या आधी बार काउंट हो रहा है। ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए। इसी को हमने पॉलिटिकल जस्टिस कहा। वो पॉलिटिकल जस्टिस आप कैसे इंश्योर करते हो? वो पॉलिटिकल जस्टिस आप ऐसे इंश्योर करते हो कि आप इस फॉर्मूला को फॉलो करते हो कि अगर एक बंदा है, एक पर्सन है, वो अगर वोट कर रहा है तो उसकी पर्सन की वोट की वैल्यू भी 1 होगी, यानी कि सबके लिए वोट की वैल्यू इक्वल होगी। तो अगर मैं इलेक्शन के अंदर वोट कर रहा हूं या कोई भी अलग इलेक्शन के अंदर वोट कर रहा है, कोई भी पर्सन हो, चाहे वो जो भी हो, सबकी वोट की वैल्यू बराबर होगी। और आपने देखा है कि नेता मंत्री सबको जो है लाइन में खड़ा किया जाता है, सब लोग जाकर के वोट डालते हैं, और वोट डालते हैं उनका भी वोट जितना काउंट होता है उतना ही हमारा भी वोट काउंट होता है। अगर हमने वोट डाला, ईवीएम पे दबाया, तो वो भी एक काउंट होगा, और अगर कोई और व्यक्ति है, कोई नेता मंत्री भी है, उसने भी अगर ईवीएम पे दबाया तो उसका भी वोट की वैल्यू एक ही काउंट होगी। दिस इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल जस्टिस। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? अब आपके पास अलग अलग स्टेट्स हैं जिनकी अलग अलग पॉपुलेशन है, और अगर अलग अलग पॉपुलेशन है तो वो स्टेट्स में अलग अलग सीटें भी हैं। जैसे हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 80 सीटें हैं, वहीं अगर कंपेयर करें केरला को, तमिलनाडु को और सब इन सारे स्टेट्स को, तो वहां पर सीटें कम हैं क्योंकि वहां पर पॉपुलेशन कम है। तो अगर हम पॉपुलेशन के बेसिस पर देखने जाएं तो फिर इस फॉर्मूला को कैसे फॉलो कर पाएंगे? और इसी की पूरी लड़ाई है, इसी को हमें समझना है इस पूरे वीडियो के अंदर। तो आर्टिकल 81 क्या कह रहा है? आर्टिकल 81 कह रहा है कि ऐसा करते हैं कि ऐसा मतलब गलत ना हो सदर्न स्टेट के साथ या किसी भी स्टेट के साथ गलत ना हो जिनकी पॉपुलेशन कम है। तो हम ऐसा करेंगे कि जो रेशियो होगा नंबर और पॉपुलेशन का, जो रेशियो होगा नंबर ऑफ सीट्स और पॉपुलेशन का, हम ऐसा कुछ जुगाड़ करेंगे कि वो सब एक बराबर आए। सारा रेशियो मतलब सारे स्टेट्स का रेशियो लगभग एक बराबर आए, कि अगर यूपी का 1:10 है तो केरला का भी 1:10 आए और तमिलनाडु का भी 1:10 आए। ऐसा हम कोशिश करेंगे। लेकिन ये पॉसिबल कैसे? आप सोचो, इतनी बड़ी, इतनी ह्यूज पॉपुलेशन, मतलब वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री भारत है, और इतनी ह्यूज पॉपुलेशन, और वहां पर ऐसा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसी आर्टिकल 81 के सब क्लॉज 2 ने एक चीज और लिखी है जिसके ऊपर शायद आपने गौर नहीं किया होगा, सो फार एज प्रैक्टिकेबल। अब ये सो फार एज प्रैक्टिकेबल लिख करके यहां पर सारा गेम जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ने कर दिया, और इसी के ऊपर पूरा झगड़ा है जिसको आज हम समझने की कोशिश इस वीडियो के अंदर में कर रहे हैं। इन्होंने कहा सो फार एज प्रैक्टिकेबल। थोड़ी देर वेट करना, मैं इसके ऊपर बाद में आता हूं। अब वापस हम आते हैं इसी चीज के ऊपर जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे थे अपनी, कि तो हो क्या, ये 543 सीट्स का पूरा गेम है क्या।
तो आर्टिकल 81 ने कह दिया कि भाई 543 सीट होनी चाहिए। सीट कैसे आप निर्धारित करोगे? तो नंबर अपॉन पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, और नंबर अपॉन पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट जो है इसका जो रेशियो होगा ये लगभग सारे स्टेट के लिए सेम होगा। इसके लिए आप क्या करोगे? इसके लिए आप आर्टिकल 82 को फॉलो करोगे। और आर्टिकल 82 क्या कहता है? आर्टिकल 82 कहता है कि हर सेंसस के बाद, यानी कि हर 10 साल पर जो सेंसस होता है उसका डेटा इस्तेमाल करके आप डिलिमिटेशन करोगे। ये क्या कह रहे हैं? अपॉन द कंप्लीशन ऑफ सेंसस, अपॉन द कंप्लीशन ऑफ ईच सेंसस, द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द हाउस ऑफ द पीपल टू द स्टेट्स एंड द डिवीजन ऑफ स्टेट इनटू टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज शैल बी रीएडजस्टेड बाय सच अथॉरिटी एज इन सच मैनर एज पार्लियामेंट मे बाय लॉ डिटरमाइन। इनके यहां पर कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे ही सेंसस होता है उस सेंसस के डेटा को इस्तेमाल करके, भाई हर साल सेंसस, हर 10 साल पे सेंसस हो रहा है, तो हर 10 साल पे जो सेंसस हो रहा है उसमें डेटा, पॉपुलेशन सब बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, डेटा चेंज हो रहा है। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो फिर आपको जो सीट्स हैं लोकसभा की वो भी चेंज करनी पड़ेगी। तो वही आर्टिकल 82 ने कहा कि हर बार जब आप सेंसस करा रहे हो तो उसके बाद आप जो हाउस ऑफ पीपल की सीट है, यानी कि लोकसभा की जो सीट्स हैं, उसके एलोकेशन में भी चेंजेस करिए, यानी कि सीट्स बढ़ाइए, घटाइए, जो भी करना है वो आपको करना चाहिए यहां पर। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सेंसस जो कि हर 10 साल में होता है, सेंसस जो कि हर 10 साल में होता है, उसको अगर हम देखें, उसके डेटा को अगर हम देखें तो उसके डेटा को फॉलो करके हमें क्या करना है? जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, इसका मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ सीट्स भी इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे पॉपुलेशन डिक्रीज होगी वैसे वैसे नंबर ऑफ सीट्स भी डिक्रीज होगी। मतलब क्या हुआ इसका? सिंपल सा इसका लॉजिक ये हुआ कि जिन स्टेट्स में पॉपुलेशन बहुत तेजी से इंक्रीज होगा उन स्टेट्स में नंबर ऑफ सीट्स भी इंक्रीज होगा। जिन स्टेट्स के अंदर पॉपुलेशन डिक्रीज होगा उन स्टेट्स की जो सीट्स हैं वो भी डिक्रीज होंगी। हालांकि इसमें सिर्फ पॉपुलेशन को अकाउंट में नहीं लेते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों को अकाउंट में लेते हैं। मैं थोड़ी देर बाद उन सारी चीज़ों पर आऊँगा, लेकिन अभी के लिए समझने के लिए हम लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ऐसा समझ सकते हैं कि पॉपुलेशन अगर इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ सीट्स भी इंक्रीज होंगी, पॉपुलेशन अगर डिक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ सीट्स भी डिक्रीज होंगी। अब आप इस फॉर्मूला को स्टेट्स के ऊपर अप्लाई करके देखो, तो जिन भी स्टेट्स में, जिनको हम सो कॉल्ड बीमारू स्टेट्स कहते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, इन स्टेट्स में देखो तो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, और पॉपुलेशन ज़्यादा है तो सीट्स भी ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश के पास 80 सीटें हैं लोकसभा के अंदर, और इसीलिए कहा जाता है कि जो पूरी देश की राजनीति है वो यूपी और बिहार और एक दो स्टेट्स और मिला दो तो इन्हीं स्टेट्स में तय हो जाती किसकी सरकार बनेगी किसकी नहीं बनेगी। वो क्यों होता है? क्योंकि इनका रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है सीट्स के मामले में, और यही पूरा इसमें डिलिमिटेशन का झगड़ा है। अब हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। दो एक्सरसाइजेस फॉलो की जाती हैं। पहली चीज क्या फॉलो की जाती है हमारे देश में? पहली तो चीज होती है दैट देयर इज अ डिकेडल सेंसस, यानी कि हर 10 साल पर एक सेंसस एक्सरसाइज होती है जिनको हम जनगणना कहते हैं। जनगणना में काउंट किया जाता है कितने लोग हैं, क्या है, पूरा सेंसस और पूरा उसका डेटा निकाला जाता है। दूसरी, इसी सेंसस के बाद एक दूसरी एक्सरसाइज होती है जिसको हम कहते हैं डिलिमिटेशन एक्सरसाइज, जो हमने यहां पर देखा आर्टिकल 82 कह रहा है कि रीएडजस्टमेंट आपको लोकसभा की सीट्स में करना पड़ेगा। वो कैसे करोगे? वो डिलिमिटेशन एक्सरसाइज से आप करते हो। डिलिमिटेशन का मतलब परिसीमन होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ऐसे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, और इसको कुछ सीट्स में यहां पर डिवाइड किया गया है। अब जब सेंसस होता है तो ये सीट्स को फर्दर डिवाइड किया जाएगा। सेंसस का डेटा फॉलो करके जो डिलिमिटेशन किया जाएगा तो इन सीट्स को फर्दर डिवाइड किया जाएगा। अब ये सेंसस जो है ये और डिलिमिटेशन दे शुड गो हैंड इन हैंड, यानी कि पहले सेंसस हो रहा है उसके बाद डिलिमिटेशन हो रहा है, पहले सेंसस हो रहा है फिर डिलिमिटेशन हो रहा है। इस तरीके से ये पूरी एक्सरसाइज चलेगी। अब यहां पर आप देखो तो सबसे पहले 1951 में, आपको ध्यान में होगा 1951 में, यानी कि 1951 में भारत जब आज़ाद हुआ, उसके बाद 1950 में हमारा संविधान बना, और पहला जो जनरल इलेक्शन भारत के अंदर हुआ वो 1951 में हुआ। तो 1951 के अंदर एक सेंसस कराया गया, यानी कि जनगणना कराई गई, और उस बेसिस पर 1951 के सेंसस के डेटा के बेसिस पर फिर डिलिमिटेशन एक्सरसाइज शुरू हुई,
और ये डिलिमिटेशन एक्सरसाइज 1953 में जाकर के खत्म हुई, लेकिन 1952 में डिलिमिटेशन कमीशन ने अपना रिपोर्ट सबमिट कर दिया था और उस रिपोर्ट में कहा कि लोकसभा में 494 सीट्स होती हैं, और इसीलिए आप देखते हो कि लोकसभा के अंदर 494 सीटें हैं, उस समय थी। दूसरी इसी तरीके की एक्सरसाइज 1961 में हुई, सेंसस 1961 में कराया गया, और ये सेंसस जो है 1961 का कराया जो गया, ये स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन के बाद इसको इंप्लीमेंट किया गया। तो जो डिलिमिटेशन हुआ वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन के बाद हुआ। तो 1961 का जो सेंसस था इसके डेटा को रेफर किया गया 1963 में। तो 1963 में फिर डिलिमिटेशन हुआ और उसके अकॉर्डिंग जो सीट्स थी लोकसभा की उनको 522 कर दिया गया। ये दूसरा सेंसस था। उसके बाद 10 साल बाद तीसरा सेंसस होता है, 1971 का सेंसस होता है, और 1971 का सेंसस जो है वो डिलिमिटेशन करवाता है 1973 में। इसी डेटा के बेसिस पर डिलिमिटेशन होता है 1973 के अंदर, और 1973 में डेटा, उसी डेटा को रेफर करके लोकसभा की सीटें 543 कर दी गई, यानी कि 543 सीट्स हमारे लोकसभा के अंदर फिक्स कर दी गई। और आज हम कितनी सीट्स देख रहे हैं लोकसभा में? 543 देख रहे हैं। मतलब नंबर 1973 से आज तक चेंज ही नहीं हुआ दोबारा। इसका सीधा सा मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब यह हुआ कि 1971 के सेंसस के बेसिस पर जो नंबर निर्धारित हुआ था लोकसभा का 543, वही नंबर आज तक चला आ रहा है। और ऐसा क्यों है? वही नंबर आज तक क्यों चला आ रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी चीज, इतना पुराना सेंसस हम क्यों रेफर कर रहे हैं? इसके बाद भी तो सेंसस हुआ है। इसके बाद अगर आप देखो तो सेंसस हर साल, हर 10 साल पे हुआ है। 1981 में भी हुआ, 91 में भी हुआ, 2001 में भी हुआ, 2011 में भी हुआ, और 2021 में भी होना था, लेकिन कोविड था तो इसलिए सेंसस नहीं कराया गया। हालांकि सरकार चाहती तो करा सकती थी। कोविड 22 में चला गया था, 23 में चला गया था, 23 में करा लेते इलेक्शन के जस्ट पहले, लेकिन नहीं कराया गया। ठीक है, वो बात की बात है, उसको भी हम चर्चा करेंगे। तो इसका मतलब हमें यहां तक ये समझ में आ रहा है कि 1971 का जो डेटा है हमारे पास सेंसस का, उसी के बेसिस पर ये 543 सीटें फिक्स की गई हैं लोकसभा के अंदर। तो यानी कि दो चीजें हमें ध्यान में रखनी है। पहली चीज हमें यह ध्यान में रखना है कि सेंसस का जो डेटा फॉलो किया जाता है वो 1971 का सेंसस का डेटा फॉलो करके 543 सीटें फिक्स की गई हैं, और यहीं से पूरा झगड़ा शुरू होता है। ये सीटें फिक्स क्यों की गई थी, इसके पीछे की कहानी समझते हैं। तो देखो क्या हुआ कि जब बार बार सीटों को बढ़ाया जा रहा था तो इसमें कुछ स्टेट्स अपने आप को घाटे में महसूस कर रहे थे। जैसे सदर्न स्टेट्स थे, सदर्न स्टेट्स जैसे तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, ये वो स्टेट्स थे जिन्होंने गवर्नमेंट की जो फैमिली प्लानिंग स्कीम्स थी उसको बहुत अच्छे से, फैमिली प्लानिंग पॉलिसी को अपने स्टेट में बहुत अच्छे से इंप्लीमेंट किया था। और इस फैमिली प्लानिंग पॉलिसी द्वारा क्या कहा गया, आपने ये नारा भी देखा होगा, पंचायत जैसी सीरीज भी देखी, उसमें नहीं 2 बच्चे मीठी खीर फिर बाकी डैश डैश डैश। तो ये जो पूरे नारा था ये क्या था? ये फैमिली प्लानिंग का हिस्सा था कि भाई कम बच्चे करेंगे तो आपके ऊपर दबाव कम होगा, आप अपना परिवार अच्छे से चला पाएंगे। तो केरला और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स ने क्या किया, फैमिली प्लानिंग करी। वहां पर पॉपुलेशन जो है वो लिमिटेड ग्रो कर रही थी, बहुत लिमिटेड नंबर में ग्रो कर रही थी, पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो रही थी, बहुत सारी चीजें में अगर आप देखो तमिलनाडु और केरला ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। तो अब इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया तो क्या होना चाहिए? गिफ्ट मिलना चाहिए, है ना, इनको कुछ अवार्ड मिलना चाहिए, प्राइज मिलना चाहिए। पर इसका निगेटिव इंपैक्ट इनके ऊपर पड़ रहा था पॉलिटिकली। कैसे? तो 1970s में जब इन्होंने बहुत अच्छे से फैमिली प्लानिंग को इंप्लीमेंट किया तो इनकी पॉपुलेशन कंट्रोल हो गई, इनकी पॉपुलेशन एक बहुत लिमिटेड नंबर से बढ़ रही थी। वहीं वो स्टेट्स जिन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, फैमिली प्लानिंग पॉलिसीज को अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं किया, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार जैसे जो स्टेट्स थे, वहां पर बहुत जबरदस्त पॉपुलेशन बढ़ती है। और ये पॉपुलेशन 100% से भी बढ़ी थी कई स्टेट्स के अंदर। मतलब कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में 1961 में जो पॉपुलेशन थी, जब 71 का सेंसस हुआ तो वो पॉपुलेशन लगभग 150% बढ़ गई थी उत्तर प्रदेश के अंदर। और इसी वजह से जब सीट्स अलॉट हुई तो उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे स्टेट्स जिन्होंने बहुत बुरा परफॉर्म किया था फैमिली प्लानिंग के मामले में, लेकिन क्योंकि पॉपुलेशन के बेसिस पर सीट्स अलॉट हो रही थी, इसीलिए इनको पॉपुलेशन क्योंकि इतना ह्यूज था इनका, इसलिए इनको सीट्स ज़्यादा अलॉट हुई। और वो स्टेट्स जिन्होंने एक्चुअल में एक अच्छा काम किया था, तमिलनाडु और केरला जैसे स्टेट्स जिनको ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए था, उनको कम रिप्रेजेंटेशन मिला।
तो यहां पर रिप्रेजेंटेशन का पूरा झगड़ा हो गया और इन स्टेट्स ने प्रोटेस्ट किया। तमिलनाडु ने इस सवाल को उठाया, केरला ने बहुत ज्यादा इस सवाल को उठाया कि भाई अगर ऐसा चला तो हम तो हमेशा लॉस पर रहेंगे, हम तो हमेशा कभी सरप्लस बन ही नहीं पाएंगे, हम तो हमेशा लॉस पर रहेंगे, और इस तरीके से हमारा रिप्रेजेंटेशन जो है वो लगातार साउथ का कम होता जाएगा। वैसे भी पॉलिटिक्स में साउथ वर्सेस नॉर्थ का बड़ा झगड़ा रहता है। भाई साउथ हमेशा एक क्लेम करता है कि सारे प्रधानमंत्री नॉर्थ से ही क्यों आ रहे हैं, और जाहिर सी बात है अपने आप से भी आप ये सवाल पूछो कि सारे प्रधानमंत्री नॉर्थ से ही क्यों बनते हैं, क्योंकि नॉर्थ में सीटें ज्यादा होती हैं, क्योंकि नॉर्थ के जो वोट्स होते हैं उसका एक बहुत बड़ा मतलब होता है, वो लोग उस फेस को ही वोट देते हैं जो उनके एरिया का हो, तो इसलिए वहां पर ज्यादातर जो प्रधानमंत्री आप देखोगे वो नॉर्थ से बन रहे हैं। तो साउथ सदर्न स्टेट्स को उसका भी गुस्सा था। तो उस समय पर 1970s के टाइम पर इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। इंदिरा गांधी से उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि मैडम ऐसा ना हो कि भाई सदर्न स्टेट्स को नुकसान हो, आप इसके लिए कुछ करिए। तो इंदिरा गांधी ने उस समय पर, आपको पता ही है कि बड़ा विवाद वाला ये अमेंडमेंट रहा था, इसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने की थी, एक चीज ये भी कर दी। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास करती है इंदिरा गांधी, और इस 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से उन्होंने क्या किया कि ये जो एलोकेशन ऑफ सीट्स थी लोकसभा की, यानी कि 543 जो सीट्स आज हम देखते हैं उसको फ्रीज कर दिया। उन्होंने इस नंबर ऑफ सीट्स को फ्रीज कर दिया, और इंदिरा गांधी जी ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में लिखवा दिया कि अब जो सेंसस 1971 का सेंसस जो हम डेटा फॉलो कर रहे हैं, इसी डेटा को हम 2001 तक लगातार फॉलो करते रहेंगे। यानी कि 2001 तक 1971 के सेंसस के बेसिस पर हमारे पास कितनी सीट्स होंगी, 543 सीट होंगी, और 2001 तक हम इसको बिल्कुल नहीं बढ़ाएंगे। यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार और इन स्टेट्स को ऐसा नहीं है कि इनको और ज्यादा सीटें देते जाएंगे और इधर की सदर्न स्टेट्स की सीटें कम करते जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। 2001 तक एकदम नंबर फ्रीज रहेगा। 543 नंबर है तो 543 ही नंबर रहेगा, इसमें एक भी ऐड नहीं होगा। ये इंदिरा गांधी ने 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एक अच्छी चीज कर दी, ताकि सदर्न स्टेट्स का इसमें नुकसान ना हो, और सदर्न स्टेट्स वर हैप्पी अबाउट इट। देन भाई टाइम तो चल रहा है, 2001 का समय आता है। अब 2001 का जब समय आता है तो फिर से सवाल होता है कि अब क्या हम नया जो सेंसस है 2001 का सेंसस, क्या इसको फॉलो करेंगे? तो क्या हम नंबर ऑफ सीट्स चेंज करेंगे, क्या इसको बढ़ाएंगे? और फिर से जो बीमारू स्टेट्स हैं उनको ज़्यादा सीटें मिलेंगी, यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, इन स्टेट्स को ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन तब भी बढ़ रही थी तो इनको ज़्यादा सीट्स मिल जाएंगी। फिर से सदर्न स्टेट्स ने प्रोटेस्ट किया, और इस समय पर आप देखोगे 2001 में तो अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, तो उन्होंने भी वही सेम काम किया जो इंदिरा गांधी ने किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने 84th अमेंडमेंट एक्ट पास किया 2001 में, और उससे उन्होंने क्या किया कि ये जो फ्रीज किया हुआ था 2001 तक इंदिरा गांधी जी ने, इसी को एक्सटेंड कर दिया और कहा कि भाई हम इसको आने अगले 25 साल के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं, और इसकी डेट उन्होंने 2026 की रख दी कि अब 2026 तक सिर्फ 1971 का जो सेंसस है उसी का डेटा फॉलो किया जाएगा, कोई नया डेटा यहां अभी इस समय पर नहीं लाया जाएगा। भाई एक बड़ा सवाल होगा, आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि जब ये नंबर फ्रीज कर रहे हैं तो पॉपुलेशन तो फिर भी बढ़ रही है, आज नहीं तो कल वो होना ही है, तो फिर इसको बार बार एक्सटेंड करके ये करने की कोशिश क्या कर रहे हैं? ये ट्राई कर रहे हैं कि हमारे पास 20, 25 साल, 30 साल का जो समय है उसमें हम पॉपुलेशन कंट्रोल कर लेंगे इन स्टेट्स की, और सबकी इक्विटेबल कर लेंगे, और अगर इक्विटेबल कर लेंगे तब जाकर के झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन ये पॉसिबल नहीं था, ये हुआ नहीं, बिल्कुल भी नहीं हुआ। तो आज नहीं तो कल वो वाली जो डिबेट है होना ही है, तो वो डेट आ गई, अब 2026 भी आ गया। और जब 2026 आया है, इसीलिए ये बार बार ये कहानी फिर से दोहराने लगी कि क्या अब डिलिमिटेशन किया जाएगा, क्या अब डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा और दोबारा से परिसीमन किया जाएगा। अब 2026 तक ये नॉर्मल डिलिमिटेशन की बात इन लोगों ने कर दी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज यहां पर लिखवा दी थी इसी 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंदर। उन्होंने कहा भले ही तुम सीट्स इंक्रीज मत करो, उन्होंने कहा कि 543 सीट्स हैं तो 543 ही सीट्स रहेंगी, 543 सीट्स हैं तो 543 सीट्स रहेंगी, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्रीज जो हैं उसको रीएडजस्ट आप कर सकते हो। इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, जितनी भी सीट्स हैं वो उतनी ही रहेंगी, उसमें कोई चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्रीज जो हैं उसको रीएडजस्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए ये हमारा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है और ये दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ठीक है, ये तीसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी है।
तो ये 1, 2 और 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अब अगर हम डिलिमिटेशन कर भी रहे हैं तो डिलिमिटेशन हम कैसे करेंगे? हम डिलिमिटेशन ऐसे नहीं करेंगे कि ये 3 सीट्स हैं तो ये 6 सीट्स हो जाएं, ऐसे नहीं करेंगे। हम इसी को बाउंड्री इसकी चेंज कर देंगे। तो इस वाले कॉन्स्टिट्यूएंसी को थोड़ा छोटा कर देंगे, इसको थोड़ा बड़ा कर देंगे और इसको और बड़ा कर देंगे, कुछ ऐसा कर देंगे। तो 1, 2 और 3 नंबर जो है वो सेम ही रहेगा। यानी कि 543 सीटें हैं तो 543 सीटें रहेंगी, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज। लेकिन डिलिमिटेशन वो किया जा सकता है और डिलिमिटेशन किया गया भी। तो 2001 में जो सेंसस हुआ था, उस सेंसस में, और आपको पता है कि ये दौर जो है वो रिजर्वेशन का दौर चल रहा था, उस 2001 में एक चीज, उस सेंसस से एक चीज तय की गई कि जो एसटीज हैं और एससीज हैं, इनका रिप्रेजेंटेशन भी पार्लियामेंट में फिक्स होना चाहिए। और क्योंकि इनकी पॉपुलेशन भी बड़ी है, इनको रिजर्वेशन तो था ही पार्लियामेंट में, क्योंकि इनकी पॉपुलेशन भी बड़ी है तो इनकी सीट्स इंक्रीज होनी चाहिए। लेकिन हम टोटल नंबर जो है 543 वो इंक्रीज नहीं करेंगे, तो वो चेंज करने के लिए भाई इनको डिलिमिटेशन करना ही पड़ेगा। तो एसटी की सीट, जैसे मान लो 31 सीटें थी एसटी के पास, तो इन्होंने कहा कि एसटी के पास 41 सीटें होनी चाहिए। एससीज के पास 79 सीट्स थी, तो इसको कहा गया कि 81 सीट्स कर देनी चाहिए। तो अगर आपको ये एक्सरसाइज करनी है तो डिलिमिटेशन करना ही पड़ेगा। भले ही 543 का नंबर चेंज नहीं कर रहे हो, लेकिन इनका नंबर तो चेंज करना पड़ेगा और यहां पर डिलिमिटेशन भी करना पड़ेगा। तो एक तो कारण ये था, इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने यहां पर ये लाइन लिखवाई कि भले ही आप चाहो तो 543 सीट्स को चेंज मत करो, 543 सीट्स को एज इट इज रहने दो, लेकिन आपको जो कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्रीज हैं उनको चेंज करना ही पड़ेगा, और वो एनी डे करना पड़ेगा। वो बहुत बार ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि वो करना पड़ेगा। वो जरूरत क्या थी? पहली जरूरत तो ये थी कि रिजर्वेशन को, जो एसटी और एसटीज का रिजर्वेशन था उसको बढ़ाने के लिए, मतलब उनका जो पॉपुलेशन में ग्रोथ हो रहा था उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए उन्होंने किया था। क्योंकि यहाँ पर तो कोई साउथ और नॉर्थ का झगड़ा नहीं था, तो इनको नुकसान ना हो, इनके लिए तो किया ही जाना चाहिए। तो इस वजह से 543 के नंबर को तो चेंज नहीं किया गया, लेकिन इनका जो रिप्रेजेंटेशन था, जितना पॉपुलेशन बढ़ी थी उस हिसाब से इनकी सीटें बढ़ा दी गई। यानी कि अब और ज्यादा सीटें रिजर्व होने लगी। दूसरा एक कारण यह भी था डिलिमिटेशन का, विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ सीट्स, दैट वाज द इंटरनल डिलिमिटेशन। इसका क्या मतलब था? अब जैसे मान लो एक फॉर्मूला फॉलो कर लिया कि हर 10 लाख पे एक एमपी, हर 10 लाख पे एक एमपी, हर 10 लाख पे एक एमपी। इस तरीके से 3 कॉन्स्टिट्यूएंसी हो गई, कॉन्स्टिट्यूएंसी 1, कॉन्स्टिट्यूएंसी 2 और कॉन्स्टिट्यूएंसी 3। लेकिन जब पॉपुलेशन ग्रोथ हुई, जब पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, तो ऐसा तो जरूरी नहीं है ना कि हर सीट पर, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी पर इक्वल ग्रोथ हुआ होगा। वो तो अलग अलग हुआ होगा। मान लो हम मान के चलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसी 1 जो है उसमें 15 लाख लोग हैं, अब कॉन्स्टिट्यूएंसी 2 जो है उसमें अब 25 लाख लोग हैं, और कॉन्स्टिट्यूएंसी 3 जो है उसमें 30 लाख लोग हैं। तो भाई नंबर इंक्रीज हो गया, आप क्या करें? तो अब उसको उस हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मिलना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ वोट फिर से गलत हो जाएगी। भाई सबसे ज्यादा वैल्यू ऑफ वोट किसकी होगी? इनकी होगी, नंबर 1 की। सेकंड नंबर पे दूसरा नंबर पे तीसरा नंबर आएगा, और उसके बाद बीच वाला आएगा। तो वैल्यू ऑफ वोट फिर से चेंज हो जाएगी हर इंसान की। तो आप इंश्योर कैसे करोगे 1 वोट इक्वल टू 1% इक्वल टू 1 वोट? ये चीज इंश्योर कैसे करोगे? तो इसके लिए कहा कि सिंपल फॉर्मूला फॉलो करो, टोटल ये कर दो, इसको टोटल कर दो, तो ये टोटल 70 लाख हो गया। 70 लाख डिवाइड बाई 3, 70 लाख डिवाइड बाई 3, और 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इसको डिवाइड कर दो, उस एरिया को 3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दो। तो इंटरनल डिलिमिटेशन, ऐसा इंटरनल डिलिमिटेशन के लिए भी हमें डिलिमिटेशन एक्सरसाइज करनी पड़ती है। भले ही हम जो नंबर है 543 सीट उसको चेंज ना करें, और वो नंबर चेंज नहीं हुआ, लेकिन डिलिमिटेशन किया गया 2001 में। इस अमेंडमेंट के बाद जो सेंसस था उसके डेटा के बेसिस पर एससी और एसटीज की सीट्स को बढ़ाया गया, और 6 साल लगे डिलिमिटेशन करने में। तो 2001 में जो सेंसस हुआ था उसके डेटा पर बेस करके जो रिजर्वेशन सीट्स थी उनको बढ़ाया गया, वो 6 साल बाद यानी कि 2008 में उनको बढ़ाया गया। अब ये बात आपको ध्यान में रखना है कि 2008 में जो ये सेंसस में डेटा चेंज हुआ, जो 2008 में डिलिमिटेशन हुआ, आपको ध्यान रखना है कि 2001 से 8 लगभग 7 साल का समय इनको लगा डिलिमिटेशन करने में। और इतना समय लगता है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे डिलिमिटेशन में आपका समय लगता जाएगा।
यहां तक का मामला समझ में आ गया। अब आते हैं विमेन रिजर्वेशन के ऊपर। एक बात हमें समझ में आ गई ना कि जब भी आपको रिजर्वेशन करना पड़ेगा तो आपको डिलिमिटेशन करना पड़ेगा। अब आता है 2023 का समय, जब बीजेपी अपना मास्टर स्ट्रोक खेलती है, क्योंकि 24 में चुनाव थे, तो बीजेपी लेकर के आती है विमेन रिजर्वेशन एक्ट, और इस एक्ट को पास किया था, जो शानदार एक्ट था। ये बहुत पहले आ जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों इतना लेट हुआ, लेकिन ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। विमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 लाया जाता है, पास होता है ये एक्ट, बिल लाया जाता है, ये एक्ट बनता है। और इस एक्ट के माध्यम से ये कहा गया कि 1/3 यानी कि 1/3 सीट्स जो हैं वो वुमेन के लिए रिजर्व की जाएगी लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर। यानी कि 1/3 जो सीट्स हैं वो वुमेन के लिए रिजर्व की जाएगी लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज की जगह। लेकिन इसके ऊपर एक कंडीशन लगाई गई। कंडीशन अपने आप ही लग गई, लगाई क्या गई? कंडीशन ये थी कि ये तभी इंप्लीमेंट हो सकता है जब डिलिमिटेशन एक्सरसाइज करवाई जाए। जैसा कि हमने यहां पर बात किया था, ये भाई तभी इंप्लीमेंट हो सकता है जब डिलिमिटेशन हो। तो 2001 में सेंसस और 2008 में डिलिमिटेशन, उसके बाद इंप्लीमेंटेशन इसका हुआ, सीट्स बढ़ी। तो ठीक वैसे ही ये तभी इंप्लीमेंट हो सकता है जब डिलिमिटेशन हो। और लास्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कब हुई? 2008 में। तो नेक्स्ट डिलिमिटेशन एक्सरसाइज कब होनी चाहिए? तो हमें पता है कि सेंसस एंड डिलिमिटेशन दे गो हैंड इन हैंड। प्रॉब्लम क्या आई? प्रॉब्लम ये आई, और इसीलिए हम इन दोनों चीजों को जोड़ करके देख रहे हैं। इसीलिए जो चर्चा चली है ना डिलिमिटेशन और विमेन रिजर्वेशन की, इसको एक साथ जोड़ करके क्लब करके देखा जा रहा है। वृंदा करात जी जो कह रही है इसको डीलिंक कर दो, तो वो डीलिंक करना पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम डीलिंक करते हैं तो वो एक मेजर इशू है। अब इसको हम थोड़ा समझते हैं, प्रॉब्लम यहां पर क्या है। डिलिमिटेशन तभी किया जा सकता है जब सेंसस की जा सके, और हमारे देश के अंदर 2021 का लास्ट सेंसस डेटा जो हमारे पास अवेलेबल है वो 2011 का सेंसस है। और नया सेंसस जो होने वाला है 2021 में होने वाला था, लेकिन वो नहीं हुआ, तो उसको हम फॉलो नहीं हुआ, तो उसका कोई डेटा ही नहीं हमारे पास। तो नेक्स्ट सेंसस जो होगा वो 2027 में होगा। अब अगर ये नेक्स्ट सेंसस 2027 में हो जाता है, अगर ये नेक्स्ट सेंसस 2027 में हो जाता है, इसका डेटा आ जाता है हमारे पास, तो अगर हम डिलिमिटेशन एक्सरसाइज करेंगे तो भी 7 साल पिछली बार लगे थे 2001 से 2008 तक में, तो हम एटलीस्ट 7 साल का समय तो मान के चल रहे हैं। तो उस समय के अकॉर्डिंग 2034 में जा करके आप डिलिमिटेशन कर पाओगे, और 2034 में जब आप डिलिमिटेशन करोगे तब जा करके ये विमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 इंप्लीमेंट किया जा सकता है। और इसीलिए यहां पर आपको जो मैंने आर्टिकल दिखाया था, इसीलिए इस आर्टिकल में जो विमेन रिजर्वेशन एक्ट 2023 कम्स इनटू फोर्स कह रहा है, ये फोर्स में तो आ गया है, लेकिन क्या इसको टेक्निकली इंप्लीमेंट किया जा सकता है? टेक्निकली इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। जब तक डिलिमिटेशन नहीं हो जाएगा तब तक इसको इंप्लीमेंट आप कर ही नहीं सकते हो, और इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो। इसीलिए ऑपोजिशन, कांग्रेस और बाकी पार्टीज कह रही है कि अजीब सा स्टेप है, क्यों ही कर रहे हो, फिर फोर्स में लाने का मतलब क्या है? अरे भाई इंप्लीमेंट ही नहीं कर पा रहे हो तो फोर्स में लाने का क्या मतलब है? लेकिन रीजन है एक, इसको क्यों फोर्स में लाया गया है, इसके पीछे एक कारण है। इसके पीछे ये कारण तो है ही, ऐसी ह्यू एंड क्राई उठ रही थी। अब वृंदा करात ने यहां पर लिखा कि डीलिंग कर दो इसको, भाई विमेन रिजर्वेशन लाओ, डिलिमिटेशन बाद में करते रहना, जब भी करते रहो, विमेन रिजर्वेशन तो लाओ, उसको तो इंप्लीमेंट करो। सवाल खड़ा हो रहा है कि कैसे इंप्लीमेंट करोगे जब डिलिमिटेशन हुआ ही नहीं है, तो कैसे इंप्लीमेंट करोगे? सो व्हाट इज प्रपोज्ड? इट इज प्रपोज्ड दैट जो स्पेशल सेशन हुआ 16 यानी कि कल पार्लियामेंट का, उसमें आपने सुना कि उसमें एक प्रपोजल ये भी दिया गया कि ऐसा करते हैं, अभी तो जो सेंसस होने वाला है 2027 में उसको होने दो, हम 2011 के सेंसस का डेटा उठा लेते हैं, और 2011 के सेंसस के डेटा के बेसिस पर हम अपनी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज इसी साल से शुरू कर देते हैं। मतलब अभी से ही डिलिमिटेशन एक्सरसाइज शुरू हो जाए, तो ताकि हमें अगले साल का वेट ना करना पड़े, और इस अकॉर्डिंग और थोड़ा इसको जल्दी एक्सरसाइज को किया जाए। तो प्रपोज ये किया गया कि भाई 2029 तक आप डिलिमिटेशन कर दो। क्यों 2029 तक की डेट क्यों दी गई है? भाई 2024 में इलेक्शन हुआ, 5 साल बाद जो है वो 2029 में इलेक्शन होना है, तो इसके पहले पहले आप डिलिमिटेशन को खत्म कर दो, ताकि जो नेक्स्ट इलेक्शंस हो उसके अंदर हम विमेन रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट कर पाए। ये प्रपोज वहां पर किया गया है, और इसीलिए कहा यह जा रहा है
अब जो वैल्यू है वोट की, अगर हम इसकी बात करें तो लगभग 7.5 लाख, फॉर्मूला यही फॉलो होता है, लगभग 7.5 लाख लोगों पर एक सीट होती है, लगभग 7.5 लाख लोगों पर एक सीट होती है। अब इसके अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, अपने पूरे देश में इसको डिवाइड करें, तो लगभग लोकसभा के अंदर 1872 सीटें होनी चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए गवर्नमेंट जो है, नया पार्लियामेंट हाउस बना, अभी आपको पता है नया पार्लियामेंट हाउस बना है, उसमें 880 सीट्स हैं। रीजन है इसका 880 सीट्स क्यों है? अब भाई सरकार दोनों चीजें नहीं कर सकती, यानी कि 872 सीट तो लोकसभा में आ नहीं सकती, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है 872 सीट लाने की लोकसभा के अंदर। तो फिर क्या करें, फिर इसको कैसे वर्कआउट करें? अब यहां पर गेम आता है आर्टिकल 81 का। आर्टिकल 81 में खुद ही आपको ये स्कोप दे दिया उसने। आर्टिकल 81 ने कहा कि भाई कोई स्ट्रिक्ट फॉर्मूला फॉलो मत करो, तो फिर क्या करो? आर्टिकल 81 में मैंने आपको ध्यान है एक चीज, एक फ्रेज याद करने को बोला था, एज फार एज प्रैक्टिकेबल। एज फार एज प्रैक्टिकेबल, ये जो पूरा टर्म है, ये खुद में आपको एक रास्ता देता है। ये आपको कहता है कि यू कैन डेविएट फ्रॉम दैट फॉर्मूला। जो ये 7.5 लाख लोगों पर एक सीट वाला फॉर्मूला है, आप आराम से इससे डेविएट कर सकते हो, क्योंकि प्रैक्टिकेबिलिटी नहीं है। और इसीलिए, और हमने ये डेविएशन किया भी है, इसीलिए आप देखते हो कि गोवा, अरुणाचल जैसे स्टेट्स में जहां पर पॉपुलेशन कम है, लेकिन पॉपुलेशन कम होने के बावजूद उनको सीट्स जो है वो ज्यादा मिली हैं। पॉपुलेशन भले ही इनकी कम हो, उनको सीट्स ज्यादा मिली हैं। और इसी को हम एग्जाम्पल कहते हैं एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का। दो तरीके के फेडरलिज्म है, एक सिमेट्रिक फेडरलिज्म है। अगर आपके पास 28 स्टेट्स हैं, सिमेट्रिक फेडरलिज्म मतलब क्या? आप सारे स्टेट्स को इक्विटेबली ट्रीट कर रहे हैं, एकदम इक्वली ट्रीट कर रहे हैं, सारे स्टेट के पास सब कुछ सेम है, वो सिमेट्रिक फेडरलिज्म हुआ। लेकिन हमारे देश में पॉसिबल नहीं है ऐसा, बहुत सारे कारण की वजह से, पॉपुलेशन डाइवर्सिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी, बहुत सारी चीजों की वजह से। तो एसिमेट्रिक फेडरलिज्म का मतलब यही है कि आप स्टेट की कंडीशंस के बेसिस पर उसको ट्रीट कर रहे हैं। जैसे नागालैंड है, अगर हम अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करते हैं, तो क्या वो नागालैंड के ऊपर एप्लीकेबल होगा? नहीं होगा एप्लीकेबल, हो ही नहीं सकता, बिकॉज दे हैव प्रोटेक्शन अंडर 371। इसीलिए आप 371 जैसे आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखते हो, विच इज एन एग्जांपल ऑफ एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। तो यहां पर खुद डेविएशन का जो स्कोप है वो आर्टिकल 81 ने दे दिया कि भाई आराम से आप डेविएट कर जाओ और अपने हिसाब से एक फॉर्मूला बना लो। अब जो फॉर्मूला है वो प्रपोज क्या है, क्या फॉर्मूला होना चाहिए, वे, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, जिससे साउथ के जो स्टेट्स हैं वो भी गुस्सा ना हो। साउथ के स्टेट्स गुस्सा नहीं होंगे तो डिलिमिटेशन होने देगा, डिलिमिटेशन करने देंगे वो, और नंबर ऑफ सीट्स को चेंज करने देंगे। और नंबर ऑफ सीट्स चेंज हो तो किसी का नुकसान ना हो, इसमें किसी का रिप्रेजेंटेशन कम ना हो। उन स्टेट्स में जहां पर पॉपुलेशन कम भी हुई है उनकी भी सीट्स ना जाएं। और डिलिमिटेशन जब हो जाए प्रॉपरली, अच्छे तरीके से, तो भाई विमेन रिजर्वेशन जो है वो इंप्लीमेंट हो पाए। तो वे फॉरवर्ड इज वेरी सिंपल। सबसे बेस्ट आर्ग्यूमेंट जो इसमें आया है अभी तक, दैट इज कि हम ऐसा करते हैं, हम ये कोई फिक्स फॉर्मूला नहीं फॉलो करते हैं, बल्कि हम जो स्टेट जिसमें हम सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन इंक्रीज देख रहे हैं, उस स्टेट के डेटा को टेम्पलेट की तरह ले लें। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश का आप डेटा देख रहे हो, तो उत्तर प्रदेश जो है उसकी पॉपुलेशन में 71 से अभी तक लगभग 100-150% चेंज हो गया होगा। इसी तरीके से केरला, तमिलनाडु, सारे स्टेट्स का आप देख लो, जिस स्टेट्स में ग्रोथ परसेंटेज सबसे कम है, जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, एग्जांपल क्या, डेटा उठा लेते हैं। केरला वो स्टेट है जो फिगर दिखाता है कि केरला में, अगर हम 2011 का डेटा फॉलो कर रहे हैं, तो केरला वो स्टेट है जिसमें सबसे लोएस्ट ग्रोथ देखी गई है पॉपुलेशन के अंदर, और वो लोएस्ट ग्रोथ कितनी है? 68%। तो केरला का ये 68% को पकड़ करके आप इसको एक टेम्पलेट बना लीजिए और सबके ऊपर यही परसेंटेज अप्लाई कर दो, टोटल सीट्स के ऊपर यही परसेंटेज आप अप्लाई कर दो। और वही गवर्नमेंट ने किया है, और इसी को ऑलमोस्ट इसी आर्ग्यूमेंट को उन्होंने फॉलो किया है। कैसे? 543 सीट्स हैं 131वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अंदर। उन्होंने पहली चीज तो ये तय की, जो आपके अमित शाह ने कहा भी, कि कोई भी स्टेट अपनी सीट्स को लूज नहीं करेगा। सबसे पहला प्रिंसिपल, मतलब जितनी भी सीट्स हैं वो गेन ही होंगी हर स्टेट के पास। कोई भी स्टेट ऐसा नहीं कि पहले 30 सीट थी अब 25 हो गई, ऐसा किसी के साथ नहीं होगा। सारे स्टेट्स गेन ही करेंगे, लूज कोई नहीं करेगा।
इसका मतलब ये कर रहे हैं ये लोग कि इन्होंने केरला का टेम्पलेट फॉलो कर लिया, केरला के टेम्पलेट को पकड़ लिया और उसी के बेसिस पर 50% सीट्स इंक्रीज करने का इन्होंने डिसाइड किया। और इसीलिए आप देख रहे हो कि 543 सीटें जो हैं, ये 543 सीटों का 50% इन्होंने इंक्रीज करके वही प्रपोज किया अपने इस बिल के अंदर कि इसको 816 कर दें और इस 816 का 1/3 यानी कि 273 विमेन के लिए हम रिजर्व कर दें। दैट इज what is going on in delimitation and women reservation that is going on in the country, and इसी के ऊपर सारा डिस्कशन, सारी कहानी चल रही है। अब विमेन रिजर्वेशन एक्ट तो पास हो ही चुका है, उसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। डिबेट जो पूरी चल रही है वो इसके ऊपर चल रही है कि क्या हम 2011 का सेंसस का जो डेटा है उसके बेसिस पर डिलिमिटेशन करवाएं क्या। इसी के ऊपर सारा पूरा डिबेट जो है वो चल रहा है और आप लगातार वो डिबेट सुन रहे हो। अब सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि अपोजिशन कह रहा है या बहुत सारे नेता ऐसा कह रहे हैं कि 2011 का सेंसस का जो डेटा है वो 15 साल के अंदर वो काफी चेंज हो गया होगा, डेमोग्राफी काफी चेंज हो गई होगी, और जानबूझ करके सरकार ये 2011 के डेटा को फॉलो करना चाह रही है ताकि जो नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं, उनको इसमें लाभ हो। नॉर्दर्न स्टेट्स को 2011 तक उनको खूब लाभ हो, इसीलिए सरकार ऐसा 2011 का डेटा को फॉलो करना चाह रही है, ऐसा उनका कहना है। एंड दिस इज द ऑल द डिबेट अबाउट डिलिमिटेशन एंड विमेन रिजर्वेशन। इसीलिए इसको लिंक करके देखा जा रहा है, क्योंकि इसको डीलिंक करके देखा ही नहीं जा सकता। तो बृंदा करात जो कह रही थी डीलिंक कर दो, तो डीलिंक कर दिया, उन्होंने कर दिया, फोर्स में ला दिया। अब विमेन रिजर्वेशन फोर्स में ला दिया तो क्या इंप्लीमेंट हो गया? इंप्लीमेंट तो नहीं हुआ। इंप्लीमेंट तो तभी हो पाएगा जब डिलिमिटेशन होगा, और डिलिमिटेशन ही जल्दी करने के ऊपर पूरी डिबेट जो है वो चल रही है कि 2011 का सेंसस का डेटा हम इसमें फॉलो कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आई होप आपको ये पूरा इशू काफ़ी डिटेल में समझ में आ गया होगा। अब आपको अगर ये चीज़, इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, और आप हमारे इस चैनल को, यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।